अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और इसमें लिक्विड पोर्शन और इसका लेक्चर नंबर 4। टाइटल है इसका वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature। जब लिक्विड और उसके वेपर्स आपस में तवाज़ुन की हालत में हों, इक्विलिब्रियम यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हालत में हों किसी फिक्स टेम्परेचर पर, उस वक्त उस लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। डायग्राम आपके सामने है। फिगर नंबर 1 आप देखें। एक क्लोज्ड जार है हमारे पास और उसका मोर देन हाफ पोर्शन या कुछ हिस्सा आप समझ लें वो लिक्विड से फिल्ड है। टेम्परेचर हमने फिक्स रखा हुआ है। सबसे पहले इसमें एक अमल होगा, वो है एवापोरेशन का, यानी लिक्विड के वेपर्स लिक्विड की सरफेस को छोड़कर आहिस्ता आहिस्ता बुखारात में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। फिगर नंबर 2 में जब काफ़ी सारे वेपर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जमा हो गए तो वो दीवार के साथ तो टकराएंगे ही, मगर दोबारा लिक्विड की सरफेस के साथ भी टकराते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट भी होते हैं। वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होने का अमल कंडेंसेशन कहलाता है। फिगर नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन का अमल भी फास्ट होता गया। एक ऐसी स्टेज आई जब लिक्विड के मॉलिक्यूल का बुखारात में बदलना और बुखारात का दोबारा लिक्विड में बदलना, दोनों प्रोसेसेस की स्पीड या दोनों की रेट बराबर हो गई। इस डायनेमिक स्टेट के अंदर वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। इसमें बड़ी अहम बात जो बड़ी कंसेप्ट की है उसको आप समझते जाएं कि वेपर्स इन तीनों फिग्स के अंदर अपना प्रेशर लगा रहे हैं। फिगर 1 के अंदर चूँकि वेपर्स कम थे लिहाजा ये प्रेशर भी कम लगाएंगे। फिगर नंबर 2 में वेपर्स की तादाद कुछ ज़ायद हो गई, लिहाजा वॉल्स ऑफ कंटेनर पे इनका प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। और फिगर 3 में वेपर्स की तादाद मैक्सिमम हो गई है। इसके बाद वेपर्स की तादाद में न कमी होगी न ज़्यादती होगी, क्योंकि जितने वेपर्स लिक्विड में बदलेंगे उतने लिक्विड के मॉलिक्यूल दोबारा वेपर्स में उसी टाइम में कन्वर्ट हो चुके होंगे। चूँकि वेपर्स की तादाद फिक्स हो गई है, इसलिए अब फिगर नंबर 3 के मुताबिक यहाँ पर वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता था, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम due to increase of number of molecules in vapor phase, vapor pressure also being increased, जबकि थर्ड के अंदर अब वो फिक्स हो चुका है। तो ये बड़ी काम की बात है, इसको आप पल्ले बांधें और इसको समझें। हमारा गुज़श्ता नॉलेज हमें बता रहा है कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, लिहाजा फोर्स पर यूनिट एरिया ये मुसलसल बढ़ती जाएगी। फिगर 1 में भी है, फिगर 2 में भी है, फिगर 3 में भी है। लेकिन फिगर 3 में
ये फोर्स पर यूनिट एरिया कांस्टेंट हो गई है ड्यू टू कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज। दैट्स वाई नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट। अब का जो प्रेशर है इसको हम साइंटिफिकली वेपर प्रेशर कहते हैं। तो पहली दो फिगर्स में भी वो भी वेपर्स ही का प्रेशर था, मगर किसी ख़ास टेम्परेचर पे प्रेशर फिक्स होना चाहिए, ये यूनिवर्सल एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आप इसको मेजर करें उसी लिक्विड का उसी टेम्परेचर पर आप किसी दूसरे मुल्क में मेजर करें तो वो वैल्यू सेम आनी चाहिए। लिहाजा सेम आएगी उस वक्त जब आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेंगे। लिहाजा डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के n मुताबिक होगी, n बराबर होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे यानी बुखारात के दबाव पे असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये दो फैक्टर्स हैं। इनमें से एक है नेचर ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की नेचर में बेसिकली उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है। और सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। वन बाई वन इनकी हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। फर्स्ट के मुताबिक वेपर प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आप दो बर्तन लें, एक ही रूम के अंदर उनको रख दें और बर्तन बिल्कुल सेम हो, सेम साइज़ हो और सेम उनका सरफेस एरिया हो, एक के अंदर आप 1 लीटर पानी डाल दें, दूसरे के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाल दें और दोनों को ऊपर से ढांप दें, तो सबसे ज़्यादा वेपर्स पेट्रोल के बनेंगे, क्योंकि इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, बिकॉज दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं उनके ज़्यादा बुखारात बनेंगे और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जबकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वो स्ट्रांग होती है, लिहाजा सेम टेम्परेचर पे एज़ कंपेयर टू गैसोलीन, एज़ कंपेयर टू पेट्रोल, वाटर के कम मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, hence its vapor pressure will also be less as compared to that of gasoline. दूसरा है फैक्टर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप ऐसा करें कि दो एक जैसे बर्तन लें और दोनों बर्तनों के अंदर 1 लीटर और 1 लीटर वाटर पुट कर दें और दोनों को ऊपर से क्लोज रखें। एक को आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें थर्मोस्टेट पे रख के, और दूसरा जो है उसको आप फिक्स 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें। तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस वक्त किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? डेफिनेटली जिसको आप लोगों ने हीट ज़्यादा किया है, क्योंकि ज़्यादा हीट करने से ज़्यादा मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर बुखारात में कन्वर्ट हो जाएंगे और कम मॉलिक्यूल्स पे ये अमल स्लो होगा और कम मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करके वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे। लिहाजा टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल सादा सी एग्जांपल्स हैं। ये आपके पास फर्स्ट फैक्टर है और ये आपकी टेक्स्ट बुक का चार्ट है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइसोपेंटेन का वेपर प्रेशर 580 टार है, और नीचे से ऊपर की तरफ आएँ तो एथानॉल, जिसको हम शराब कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, इसका वेपर प्रेशर काफ़ी कम है आइसोपेंटेन के मुकाबले में, वो 43.9 टार है। जबकि बिल्कुल बॉटम लेवल पे ग्लिसरोल, इसका 0.00016 टार है। बाकियों को भी आप कंपेयर कर सकते हैं,
तो भाई जिसके अंदर, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी वहाँ वेपर प्रेशर कम होगा। ये ग्राफ है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी ये आएगा, लेकिन हमने यहाँ इसका जस्ट फर्स्ट हिस्सा स्टडी करना है। ये है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। इसमें 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ब्लू लाइन ग्राफ है वाटर का, और रेड लाइन एथानॉल यानी इथाइल अल्कोहल का, और ग्रीन लाइन डाई इथाइल ईथर का। डाई इथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती और डाइपोल डाइपोल फोर्स भी नहीं होती। इसमें वीक वंडरवाल फोर्सेस, जस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं। एथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वाटर के अंदर भी होती है, मगर एथेनॉल की बनिस्बत वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल होती है। लिहाजा वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान चूँकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है, इसके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप नीचे की तरफ एक एरो देखेंगे जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जाके ब्लू लाइन से टकरा रही है और फिर उससे डॉटेड लाइन वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो वेरी वेरी लेस है। आप इसको कह सकते हैं कि कोई 10-20 टार तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद एथेनॉल है, उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर है, टेबल से आप देख सकते हैं 43.9, यानी 100 से काफ़ी कम है। तकरीबन वो 100 से और 0 के मिड में आ रहा है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे। मगर उसी टेम्परेचर पे जो डाई इथाइल ईथर है, इसका वेपर प्रेशर 500 टार के करीब करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिहाजा वेपर प्रेशर को बढ़ने का या बढ़ाने का सबब बनेंगे। दूसरा फैक्टर, इसको डिटेल से देखते हैं, टेम्परेचर। आपकी टेक्स्ट बुक की डायग्राम है और ये वाटर का एक एक्सपेरिमेंटल चार्ट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर क्या था, 4.579 टार, और जो टेम्परेचर हम बढ़ाते गए इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला गया, और टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर के अंदर इजाफा बहुत बढ़ता जा रहा है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 टार यानी 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। और कन्वर्जन वेपर प्रेशर की या प्रेशर की आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये ग्राफ है, अगरचे आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, अगर आप इसको याद करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई ज़रूरी नहीं है। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर करने पे वेपर प्रेशर में अब बढ़ने का अमल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया है, जो कि 760 टार के मुताबिक है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान जिस साइंटिस्ट ने ये ग्राफ दिया था और इक्वेशन डिराइव की थी, वो क्लासियस क्लेपेरॉन है। तो क्लासियस क्लेपेरॉन, क्लासियस और फिर क्लेपेरॉन साइंटिस्ट ने उसको आगे वाज़ेह किया, जिसकी डिटेल एफएससी लेवल पर नहीं है। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को मालूम करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मगर उनमें से एक्यूरेट और सबसे बेस्ट मेथड मैनोमेट्रिक मेथड है। मैनोमीटर क्या है, इसकी डायग्राम आप अपने सामने मुलाहिजा कर सकते हैं। मोस्ट लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं एक थर्मोस्टेट के अंदर
फ्लास्क को डिप कर दिया गया है। थर्मोस्टेट एक ऐसा आला है जिससे हम फिक्स टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ऐसे लें जैसे घर में इस्त्री होती है, उसकी नॉब घुमा देते हैं हम एक फ़िक्स टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर वो अटेन होता है तो ऑटोमेटिकली इस्त्री बंद हो जाती है, आयरन बंद हो जाती है, और एक फ़िक्स टेम्परेचर से दर्जा हरारत को बढ़ने नहीं देती। थर्मोस्टेट का भी यही काम है कि जिस टेम्परेचर पे आप अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ये उस टेम्परेचर से दर्जा हरारत नहीं बढ़ने देगा। इसको मुकम्मल तौर पर असेंबल किया गया है। ट्यूब्स इसके अंदर एडजस्ट कर दी गई और ऊपर मोस्ट लेफ़्ट साइड पे वैक्यूम पंप है। फिर ये राइट साइड पे जाके एक यू शेप ट्यूब के साथ कनेक्टेड है और यही ट्यूब ही मैनोमीटर कहलाती है। और इसके सेंटर के अंदर एक पैमाना है और ब्लैक जो यू शेप ट्यूब के अंदर आपको एक मटेरियल नज़र आ रहा है वो पारा यानी मरकरी है। और इसका जो राइट लिम्ब है वो ऊपर से ओपन है और एटमॉस्फेयर यहाँ पे अपना प्रेशर लगा रहा है, हवा अपना प्रेशर लगा रही है। सबसे पहले हम जिस लिक्विड को जिस टेम्परेचर पे एनालाइज़ करना चाहते हैं, उसका तज्ज़िया करना चाहते हैं, तज्ज़िया से मुराद यहाँ उसका वेपर प्रेशर मालूम करना है, उसको हम फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करने पे ऊपर ट्यूब में जो एयर मौजूद होगी उसको हम वैक्यूम पंप से निकाल देंगे। फिर इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। इस सब्सटेंस के अंदर जो अदर गैसेस एंट्रैप्ड थीं, जज़्ब थीं, अब वो दोबारा गैसियस फॉर्म में बदल जाएंगी और फिर इसको हम फ्रीज़ करेंगे तो गैसेस बाहर रह जाएंगी, उसको वैक्यूम पंप के ज़रिए से हम एवॉल्व कर देंगे। इस प्रोसेस को चंद मरतबा हम रिपीट करेंगे यहाँ तक कि हमें यकीन हो जाए कि इसके अंदर अब फर्दर गैसेस नहीं हैं। अब हम इसको हीट करते हैं, थर्मोस्टेट को ऑन कर देते हैं और जिस टेम्परेचर पे हमने अपना एक्सपेरिमेंट करना है उस टेम्परेचर पे जब ही टेम्परेचर पहुँचेगा थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को फिक्स कर देगा, ना उसे कम होने देगा ना ज़्यादा। लिहाजा उस टेम्परेचर पे जितने भी वेपर्स बनने थे वो बन जाएंगे। वेपर्स और लिक्विड के दरमियान एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, न वेपर की तादाद में इजाफ़ा होगा न कमी होगी। लिहाजा ये अपना फ़िक्स और मैक्सिमम प्रेशर जो लगा सकते हैं वो लगाएंगे। और ये प्रेशर कहाँ लगाएंगे? ये मैनोमीटर की लेफ़्ट लिम्ब के अंदर लगाएंगे, मरकरी लेवल पर। और जितना उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो लेफ़्ट लिम्ब के अंदर मरकरी डाउन साइड पे डिप्रेस होता जाएगा और राइट साइड पे ऑटोमेटिकली वो राइज होता जाएगा। लेफ़्ट साइड पे फॉल करेगा और राइट साइड पे ये जो है इंक्रीज़ करेगा। दोनों लिम्ब्स के अंदर मरकरी लेवल्स का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा एच यानी डिफरेंस ऑफ हाइट से हमने समझा है। और इस यू ट्यूब के अंदर या यू ट्यूब लाइक या यू फॉर्म लाइक ट्यूब के अंदर जो कि मैनोमीटर कहलाती है, इसके अंदर जो एक स्केल लगा हुआ है, पैमाना लगा हुआ है, ये डिफरेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ मरकरी के बारे में हमें बताएगा। और यही डेल्टा एच ही हमारा रिज़ल्ट है। अब हमने इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है और जवाब ले लेना है। इक्वेशन है P = PA प्लस डेल्टा एच। दो चीज़ें हमने इसमें पुट करनी है, PA और डेल्टा एच। तो इसके अंदर P क्या है, PA क्या है और P क्या है? P वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या और इसमें जो PA है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सॉरी, इसमें जो P है ये आपका प्रेशर होगा, इसका जो
लिक्विड आप लोगों ने लिया हुआ है फ्लास्क के अंदर, उसके वेपर्स का प्रेशर आपको मालूम होगा किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर पर। अगर आप सतह समंदर पे हैं तो फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा, अगर आप चौकाज़म हैं तो इससे थोड़ा सा कम होगा, मरी हैं तो फिर इसका प्रेशर मज़ीद डिफरेंट होगा, जिसको हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखना है। और PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि राइट लिम्ब के ऊपर लग रहा है। और डेल्टा H क्या है? ये डिफरेंस है दोनों हाइट्स का। डेफिनेटली अगर वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर है, इस बात को समझें, तो बाहर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 टॉर। और जो लिक्विड है उसके वेपर्स भी 760 टॉर लगा रहे हैं, तो दोनों साइड पे मरकरी के ऊपर प्रेशर बराबर होगा, तो ये मरकरी लेवल किस तरफ राइज करेगा? किसी तरफ भी नहीं। तो यहाँ हम PA क्या लिखेंगे? ये हम लिखेंगे 760 टॉर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और डेल्टा H हाइट का डिफरेंस क्या है? 0, तो P बराबर हो जाएगा PA के। यानी जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उस वक्त P PA के बराबर होगा, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उस लिक्विड का प्रेशर होगा। हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर ज़्यादा है तो फिर लेफ़्ट लिम्ब में मरकरी लेवल फॉल करेगा और राइट लिम्ब में इंक्रीज़ करेगा। तो इस डिफरेंस से हम इसको मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर कम है तो फिर मरकरी का लेवल इसके इन्वर्स होगा, यानी राइट साइड पे ये फॉल कर जाएगा और लेफ़्ट साइड पे इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर इसका उलट होगा तो फिर हमें यहाँ पे P = PA माइनस डेल्टा H पुट करना होगा। इस तरीके से हमें जो जवाब होगा वो 760 से कम मिलेगा। ओके जी, इसको जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।